हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे यूजीसी नेट के हमारी क्या है गाइस, यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स में क्या है 10 यूनिट्स रहती है और उन 10 यूनिट्स में से हमारी एक यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस। पहले जो यूनिट है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से होती थी, लेकिन अब इस यूनिट का जो नाम है वो चेंज करके बिजनेस फाइनेंस कर दिया गया है। तो गाइस आज हम उसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि यूजीसी नेट पेपर 2 जो कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है उसका जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो किस तरीके से रखा जाता है। तो आज के हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 2 का जो एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे उन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है, क्योंकि वो पैटर्न क्या है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही आइडिया लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट से किस किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट ऐसी है जहां से आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट ऐसी है जहां से आपसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट आपकी ऐसी है जहाँ से जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हाई लेवल रहता है, मीन्स डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो है किस यूनिट से पूछे जाते हैं, और ऐसी कौन सी यूनिट है जहाँ से जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल लेवल के पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक हमारी यूनिट है बिजनेस फाइनेंस, और आज हम इस सेशन में उसी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस फटाफट जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड है फटाफट थम्स अप देके बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस आ रही है और आपको क्वेश्चन जो है क्लियरली वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ताकि हम अपने सेशन को फटाफट जल्दी से स्टार्ट कर सके। फटाफट गाइस हरी अप। तो आज के सेशन में हम टॉप 35 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके यूजीसी नेट पेपर 2 जो कॉमर्स, जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो भी किसके? फाइनेंस के। जो आपका बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इससे हर बार 8 से 12 जो आपके हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस जैसे आप सबको मैं बता दूं कि जो वैसे तो ये न्यूज़ सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुकी होगी जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से क्या है एग्ज़ाम की डेट्स की वेट कर रहे थे कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या है आपका दिसंबर में होने वाला था, राइट। लेकिन फिर कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाया और ये ऐसे करते अब इसकी जो डेट है वो आ चुकी है और वो है आपकी डेट 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। तो गाइज इसी के लिए जो टीचर्स अड्डा है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है, बैचेस लेकर आ रहा है जो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज अगर आपको क्या करना है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करना है, तो आप इस बैच को परचेज़ कीजिए। और बैच को परचेज़ करते हुए आपको कौन सा कोड यूज़ करना है, कोड Y337। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हुए बैच को परचेज़ करते हो तो आपको 77% का क्या है डिस्काउंट मिलेगा। गाइज ये बैच, इसमें आपको फुल टू कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, डेली बेसिस पे आपका एनालिसिस होगा कि कहाँ कितना आप सीख पा रहे हैं और कितना नहीं सीख पा रहे हैं। वीकली लेवल पर आपके टेस्ट रखे जाएंगे जहाँ से क्या है आपका एनालिसिस होगा, आपको अपना में इम्प्रूवमेंट दिखेगी कि फर्स्ट वीक में मेरी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, सेकेंड वीक में कितनी इंप्रूवमेंट है, थर्ड वीक में मेरी कितनी इंप्रूवमेंट है। क्योंकि गाइज अब आपके पास क्या है बहुत ही लिमिटेड सा टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में ही हमें क्या करना है, नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करना। तो गाइज अपनी कमर कस लीजिए, बिल्कुल 200% एफर्ट्स मैं करूंगी और आपको सिर्फ 100% आपका अपना खुद का 100% देना, और हम दोनों मिलकर एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ नेट को नहीं बल्कि जेआरएफ को। तो गाइज फटाफट अपने आप को इस हमारे जो बैच आ रहा है हमारे 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उस बैच में अपने आप को एनरोल कीजिए। एंड कीप लाइक द वीडियो एंड कीप शेयर द वीडियोज़ अमंग ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं लेकिन उन्हें क्या है कोचिंग नहीं मिल पाती है किसी भी रीज़न की वजह से, या तो वो बड़े शहरों में नहीं जा पाते
या फिर उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से क्या है कोचिंग नहीं ले पाते, क्योंकि बड़े शहरों में यूजीसी नेट की जो कोचिंग है 40,000 30,000 इतनी महंगी कोचिंग्स है। तो गाइज हम आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट पे यूजीसी नेट की जो कोचिंग है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को गंवाइएगा मत, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू कैन से इट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक तो टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बैच लेकर आ रहा है, प्लस क्या है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है अब जो रिज़ल्ट है उसके जो चांसेस है वो पूरे 12% देने के चांसेस है, क्योंकि एनटीए क्या है 2 एग्ज़ाम्स की जगह एक ही एग्ज़ाम अब कर रहा है, तो उसको 6% की बजाय 12% जो है रिज़ल्ट देना पड़ेगा। तो आपके पास बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे साथ जुड़ के हमारे बैच को परचेज़ करके अपनी तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट अब करते हैं हम बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट ranking in capital busting as per NPV and IRR may arise because of, कि जो हमारा कैपिटल बस्टिंग जो हमारा एक चैप्टर है उसमें हमारी क्या है कुछ टेक्निक्स होती है, एक NPV मेथड है, एक है हमारा IRR मेथड। तो इन दोनों मेथड्स में जो रैंकिंग है, रैंक यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में रैंक देने के लिए कन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ पर हो सकता है, साइज़ की वजह से, टाइम की वजह से, लाइफ की वजह से, ऑल ऑफ द अबव। मोहित सिंगला का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है और आंसर है बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है मोहित ने। एनपीवी और जो आईआरआर है उसमें क्या है कि अगर साइज अलग अलग हो, टाइम अलग हो, लाइफ अलग हो, तो वहाँ पर क्या है कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स में जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उन प्रोजेक्ट्स में क्या हो सकती है कन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि एनपीवी क्या है आपको अलग रिजल्ट्स देगा और आईआरआर जो मेथड है वो आपको अलग रिजल्ट देगा। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि जो एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप एक किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हो और सेम उसी प्रोजेक्ट को अगर आप आईआरआर मेथड से भी एनालाइज करते हो, दोनों ही मेथड क्या है आपको अलग अलग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, दोनों आपको सेम रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, साइज के बेस पे भी, टाइम के बेस पे भी और लाइफ के बेस पे भी। तो गाइज क्योंकि दोनों मेथड के अपने प्रोज और कॉन्स है, दोनों मेथड का अपना अपना फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, तो दोनों के दोनों मेथड्स के आपको अलग अलग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बेसिकली हमें बताना है। तो आंसर आपका ऑप्शन है ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ईपीएस टू चेंज इन ईबीआईटी, ईपीएस टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू और नन ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स, बताओ मोहित, फटाफट आंसर कीजिए। फाइनेंशियल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, हरी अब मोहित क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं दे रहे? Degree of financial leverage reflects the responsiveness of, degree of financial leverage reflects the responsiveness of operating income to change in total revenue, EPS to change in EBIT, EPS to change in total revenue और none of the above। बताओ मोहित फटाफट, मोहित का आंसर आ गया ईपीएस टू चेंज इन ईबीआईटी, ईपीएस टू चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, एंड ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड द राइट आंसर इज ईपीएस टू चेंज इन ईबीआईटी। तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज है वो आपका किससे रिफ्लेक्ट होता है, ईपीएस अपॉन ईबीआईटी, ईपीएस अपॉन ईबीआईटी। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है मोहित आपका। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉम्पोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और सिंपल एवरेज कॉस्ट। बताओ स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉम्पोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और सिंपल एवरेज कॉस्ट। तो आपका आंसर रहेगा जी कॉम्पोजिट कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं होगा। फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स, ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स है तो आपका आंसर रहेगा कॉम्पोजिट कॉस्ट इज द राइट आंसर, कॉम्पोजिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन रेफर्स टू कैश इनफ्लो
विच वन रेफर्स टू कैश इनफ्लो अंडर पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड के अंदर आपका जो कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स एंड कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आफरीन, वेलकम। फटाफट आइए, बताइए आंसर क्या रहेगा आपका। कैश इनफ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड मेथड। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स इज द राइट आंसर। सॉरी, कैश इनफ्लो अंडर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के अंदर आपका कैश इनफ्लो पूछेगा तो वो होगा आपका कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। The concept of present value is based on the principle of compounding, principle of discounting, A और B, none of the above। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा। concept of present value, concept of present value, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आपकी डिपेंड करती है प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पे। किस पे? प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू में हमारा क्या होता है कि आज जो आपके पास अमाउंट है उसकी 1 साल के बाद क्या वैल्यू रहेगी, तो वो क्या करती है, डिस्काउंट कर देती है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग के ऊपर बेस्ड होती है, ना कि वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू। जी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग पे नहीं होती बल्कि डिस्काउंटिंग है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि आज आपके पास जो भी अमाउंट है उसकी 1 साल के बाद वैल्यू क्या होगी, और उसकी जो 1 साल के बाद वैल्यू होगी वो डेफिनेटली आपकी क्या होगी, कम होगी। वो कंपाउंड नहीं होती बल्कि क्या होती है, आपकी कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पर आपकी बेस होती है। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इनमें से आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू, ये तीनों क्या है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, राइट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट इज नॉट द, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ठीक है, हिस्ट्री के लिए भी लेकर आएंगे। तो राइट आंसर है जी आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल सही, मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट है जी, मैच द फॉलोइंग विद मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। आपको क्या करना है, मैच करना है। आपके पास 2 सेट गिवन है, सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच करना है। मोदी गिलानी MM अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फैक्टोरिंग। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। तो मोदी गिलानी MM अप्रोच ने दी थी जी आर्बिट्रेज थ्योरी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है जी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की एक थ्योरी है, राइट। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर एंड फैक्टोरिंग इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये आपका करेक्ट मैच है और आंसर है जी आपका ए आंसर रहेगा जी आपका, बी गलत है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन। Overall capitalization rate and cost of debt remain constant for all degrees of financial leverage is advocated by। वित्तीय उत्तोलन की सभी डिग्री के लिए समग्र पूंजीकरण और ऋण की लागत स्थिर रहती है। इसकी वकालत किसके द्वारा की जाती है? ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और MM अप्रोच। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए। आफरीन और मोहित सिंगला, देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा।
overall capitalization rate and cost of debt remain constant for all degree of financial leverage is advocated by MM, net operating income approach. Overall capitalization rate and cost of debt remain constant for all degrees of financial leverage, की सभी डिग्री पर वो आपकी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। वो अप्रोच आपकी किसने दी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम। बिल्कुल सही, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अजम्पशंस ऑफ विच ऑन विच मायरन गॉर्डन प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, रिटेन्ड अर्निंग्स द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, finite life of the firm, taxes don't exist and constant rate of return on firm's investment। बताओ स्टूडेंट्स, मोहित एंड आफरीन, बिल्कुल सही, दोनों का बिल्कुल सही आंसर आया है। Which of the following is not included in the assumptions on which Myron Gordon proposed a model of stock valuation? कि इनमें से क्या आपकी मायरन गॉर्डन के द्वारा जो उसने स्टॉक वैल्यूएशन का मॉडल दिया था उसकी अजम्पशन नहीं है। मायरन गॉर्डन ने हमें जो मॉडल दिया था स्टॉक वैल्यूएशन का, उसकी इनमें से कौन सी नहीं है। मोहित सिंगला का आंसर आ गया है जी, बिल्कुल फाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म। सो राइट आंसर है जी आपका फाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म, क्योंकि ये रिटेन्ड अर्निंग द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही है। टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी अजम्पशन, और कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न रहता है, ये भी क्या है, एक अजम्पशन है। लेकिन फाइनाइट लाइफ, उसमें क्या हम मान के चलते हैं, अजम्पशंस रहती है इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म। क्या अजम्पशन रहती है, इनफाइनाइट लाइफ। यहाँ पर लिखा गया फाइनाइट लाइफ, तो ये आपका क्या है, अजम्पशन नहीं है। अगेन मैचिंग करनी है आपको, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फैक्टोरिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड कमर्शियल पेपर। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, हरी अप गाइज, हरी अप। आपको क्या करना है, मैच करना है। फैक्टोरिंग सर्विसेज हमारी होती हैं receivables management, economic order quantity is your inventory management and commercial paper is your working capital financing, working capital financing। तो C is the right answer, C is the right answer। फैक्टोरिंग सर्विसेज में आपका क्या आएगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी रिसीवेबल्स मैनेज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, राइट। फैक्टोरिंग सर्विसेज आती है आपकी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, और जो कमर्शियल पेपर है वो आपकी क्या है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बस्टिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल बस्टिंग की जो आपकी प्रोसेस है उनमें आपको क्या है, स्टेप्स को अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, फॉलो अप एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो राइट आंसर है जी आपका, जब हम कैपिटल बस्टिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉलो अप। तो बी इज द राइट आंसर। पहले आपका क्या रहेगा, फॉलो अप, देन आपका रहेगा जी प्रोजेक्ट अप्रेजल, देन आपका होगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन, एंड देन आपका होगा जी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कौन सा मेथड आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, हरी अप। हरी अप स्टूडेंट्स, विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू ये भी आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी, और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपका क्या है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है ये आपका क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे, जो आपकी क्या है अकाउंटिंग प्रॉफिट है, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर ये आपका डिपेंड करता है।
नेक्स्ट है जी आपका विच फॉर्मूला इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आपका यूज किया जाता है? EBIT अपॉन सेल, C अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT और EBIT अपॉन C। जी हाँ, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आफरीन का भी बिल्कुल सही है। बताओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका आंसर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है? EBIT अपॉन सेल, C अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT और EBIT अपॉन C। तो राइट आंसर है जी आपका C अपॉन EBIT। C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? कि इनमें से क्या आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए ज़्यादा सही है? प्रतिधारित आय की लागत के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द फर्म, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर और नन ऑफ द अबव। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। विच वन इज द मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए इनमें से क्या आपका सही है? तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए है जी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द फर्म। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द फर्म यानी कि फर्म को जो अवसर लागत मिलती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपके क्या कहलाते हैं? अपॉर्चुनिटी को। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए सबसे बेस्ट हमारा क्या है? इनमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द फर्म। नेक्स्ट है जी आपका मैचिंग दी लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। MM अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फैक्टोरिंग। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप हरी अप हरी अप, क्या आंसर रहेगा? तो राइट आंसर है जी आपका ए इज द राइट आंसर। MM अप्रोच ने क्या दिया था जी आपका? आर्बिट्रेज। नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम अगेन, आई थिंक ये वही क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है जी आपका ABC लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन? कि ABC लिमिटेड ने क्या 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 40% डिक्लेयर किया है, तो इनमें से क्या मीनिंग निकलता है? द कंपनी हैज़ डिक्लेयर 40% ऑफ नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड, कंपनी हैज़ डिक्लेयर 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड, द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन इशूड कैपिटल, और द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन पेड अप कैपिटल। स्टूडेंट्स आप सबके, आफरीन, मोहित, आप सबके जो आंसर है वो बड़ा लेट आ रहे हैं। आप प्लीज़ टाइम से जो जल्दी जल्दी आंसर किया कीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर करोगे तभी आपकी स्पीड बने, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास क्या है, इतना ही टाइम होता है जब आपको क्या है क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन करवा रही थी तब आप लोगों के आंसर आ रहे होते हैं पिछले क्वेश्चन के, तो वो कन्फ्यूजिंग रहता है। तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर आपके रहेंगे? तो अब जैसे ABC लिमिटेड है जो 40% उसने क्या किया, डिविडेंड को डिक्लेयर किया। तो ध्यान में रखना गाइज कि जो हमेशा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल पे डिक्लेयर किया जाता है। किस पर डिक्लेयर किया जाता है? पेड अप कैपिटल पर। किस पर डिक्लेयर किया जाता है? जी नहीं मोहित सिंगला, जो कंपनी जो डिविडेंड इशू करती है वो देती बेशक नेट प्रॉफिट में से है, लेकिन वो डिक्लेयर कहाँ से किया जाता है? पेड अप कैपिटल। कि जितनी कंपनी की पेड अप कैपिटल, अगर कंपनी ने क्या है आपकी कंपनी ने मान लो 10,000 शेयर इशू किए हुए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 1 लाख रुपए की उसकी कैपिटल होगी। लेकिन उस 1 लाख में से कंपनी ने क्या किया है, अभी तक सिर्फ 5 रुपये ही मंगवाए, यानी कि 50,000 ही मंगवाए हैं। और वो 5 के 5 रुपये क्या है, कंप्लीट आपके
आ चुके हैं, तो कंपनी क्या है पेड अप कैपिटल के ऊपर क्या है डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ना कि नेट प्रॉफिट पे। डेफिनेटली देगी तो वो अपने नेट प्रॉफिट में से ही, लेकिन डिक्लेयर कहाँ से की जाएगी, जो उसकी पेड अप कैपिटल है उस पेड अप कैपिटल में से। यहाँ पर अपनी कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर लेना कि जो डिविडेंड है वो दिया तो नेट प्रॉफिट में से ही, जो प्रॉफिट की हम जो कंपनी जो भी कमा रही होती है उसी में से पे करते हैं, लेकिन वो दिया डिक्लेयर किस पे किया जाता है, जितनी आपकी कंपनी की क्या है पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल के ऊपर दिया जाता है आपका। तो राइट आंसर है जी आपका कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है जी आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल डिसीजंस एज पर द एनपीवी एंड आईआरआर। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, नो कैपिटल बजट कॉन्स्ट्रेंट, नो टाइम डिस्पैरिटी और नन ऑफ द अबव। कि निम्नलिखित में कौन एनपीवी और आईआरआर के अनुसार पूंजीगत बजट निर्णय में परियोजना रैंकिंग में संघर्ष का स्रोत नहीं है। गाइज वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग वे से पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग, प्रोजेक्ट को रैंक देने में इन कैपिटल बजट डिसीजन एज पर एनपीवी एंड आईआरआर, जो सोर्स नहीं है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कैपिटल बजट कॉन्स्ट्रेंट, टाइम डिस्पैरिटी और नन ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए फटाफट। तो राइट आंसर है जी आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि टाइम डिस्पैरिटी पे भी हमारा क्या कंफ्लिक्ट रहता है कैपिटल बजट कॉन्स्टेंट पे, यानी कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, क्या है आपकी इनिशियल जो आप इन्वेस्टमेंट में उसमें कर रहे हो प्रोजेक्ट में, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, राइट, उसका टाइम पीरियड। क्वेश्चन वही है लेकिन इसको अलग वे से पूछा गया है। देखो उसको बिल्कुल अलग वे से पूछा गया है। Presence of fixed cost in the total cost structure of a firm results into presence of fixed cost in the total cost की एक जो कंपनी की जो फर्म की टोटल कैपिटल जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट की प्रेजेंस को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, सुपर लिवरेज, नन ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, हरी अप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स the presence of fixed cost in the total cost structure of a firm results in presence of fixed cost। तो presence of fixed cost हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। नेक्स्ट है जी आपका द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेज, हु एडवोकेट इट। कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाती है डिक्लाइन, अगर हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या है बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर आप डेट को ज़्यादा यूज़ करते जाओगे तो उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये अप्रोच किसने दी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेज। तो ऐसा कहा गया है जी आपका नेट इनकम अप्रोच में। किसमें कहा गया है जी आपका नेट इनकम अप्रोच। बिल्कुल सही, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया, नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a view that the dividend policy of a firm has a bearing on share valuation advocated by James E. Walter is based on which one of the following assumptions। यह विचार कि एक फर्म की लाभांश नीति का जेम्स ई वॉल्टर द्वारा प्रतिपादित शेयर मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित में से किस धारणा पर आधारित है। प्रतिधारित कमाई वित्त पोषण का एकमात्र स्रोत है, पूंजी की लागत स्थिर नहीं रहती, निवेश पर वापसी में उतार चढ़ाव होता है और उपरोक्त सभी। अ व्यू दैट द डिविडेंड Dividend policy of a firm has a bearing on share valuation advocated by James E. Walter is based on which one of the following assumption? Retained earning is only source of financing,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट्स, और ऑल ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। तो राइट आंसर है जी आपका रिटेन अर्निंग इज ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है वो आपकी इतनी ही रहेगी, बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।